प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है भारतीय राजनीति व्यवस्था, उसके 5th चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर आप देख पा रहे हैं, संघीय व्यवस्था तथा संघ राज्य संबंध, या आप केंद्र राज्य संबंध भी बोल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है विद्यार्थियों। कई टॉपिक्स पर हमने चर्चा की है और संघीय व्यवस्था के बारे में तो हमने डिटेल से देख लिया है। केंद्र राज्य संबंधों की बात हम कर रहे हैं। केंद्र राज्य संबंधों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है और उसको समझने के लिए जिसमें केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य विधायी संबंधों पर हमने पिछले वीडियो में बात की। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है। अलग अलग तरीके से प्रश्न यहाँ आते हैं, तो कंप्लीट जो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को लेकर किसी भी तरीका से प्रश्न पूछा जाए, चाहे निबंधात्मक, चाहे आपके लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, तो हर तरीके से आप अटेंड कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो बस वीडियो की हम शुरुआत करें विद्यार्थियों। उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं या अभी उन्हें इस श्रृंखला के पूरे वीडियो उन्होंने नहीं देखे हैं, तो आप सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आप प्ले लिस्ट सेक्शन में, इस चैनल की प्ले लिस्ट सेक्शन में चले जाएं। वहाँ जाके आप देख सकते हैं, सारे वीडियो आपको क्रमबद्ध रूप से मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। जो उसका लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और न केवल आपके सेकेंड ईयर बल्कि फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, उनके सबकी प्लेलिस्ट जो है लेक्चर्स की सारी जो व्यवस्थित सीरीज़ हैं, वो आपको लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं और बात करते हैं हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं संवैधानिक जो स्थिति है, संविधान में जो इसको लेकर जो प्रावधान है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। संविधान के भाग 11 में, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आप देख पा रहे हैं भाग 11 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक, ठीक है, आपको ये याद रखना है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन विधायी संबंधों की भी हमने बताया था आपको। तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों कि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, तो संविधान में आपने देखा जो भाग 11 में ये पूरे जो संबंध हैं उनको अलग अलग तरीके से जो वर्णित किया गया है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों आप देखेंगे जब हम डिटेल से जिक्र करेंगे इनका, तो जिस प्रकार हमने विधायी संबंधों की बात की थी और विधायी दृष्टि से केंद्र को ही सशक्त रखा गया था, उसी प्रकार से केंद्र राज्य और प्रशासनिक संबंधों में महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि केंद्र को ही यहाँ सशक्त बनाया गया है। भले ही शक्तियों का जो विभाजन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो प्रशासनिक दृष्टि से जो पूरा कंट्रोल राज्यों पर केंद्र का दिया गया है, मतलब केंद्र को ही यहाँ प्रशासनिक दृष्टि से भी एक अधिक दायित्व दिए गए हैं, अधिक उनको सशक्त बनाया गया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पूरी कोशिश संविधान निर्माताओं ने ये भी की है कि केंद्र और राज्यों में एक समन्वय भी स्थापित किया जाए, ठीक है। तो उच्चतम स्थिति, हालांकि जो पूरा कंट्रोल प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र का रखा है, लेकिन एक समन्वय बनाने की स्थिति भी की गई है। समन्वय रहे, उनमें ज़्यादा संबंध खराब ना हो और एक समन्वय से ही, सहयोग से ही, सहभागिता से ही पूरे जो काम करे केंद्र और राज्य दोनों, ठीक है। तो ये अब यहाँ प्रशासनिक संबंधों को भी विद्यार्थियों हम अगर संविधान में जिस प्रकार वर्णित किया गया है डिटेल से हम देखेंगे, तो 3 जो बिंदुओं में हम उनको विभाजित करके समझेंगे। तीनों बिंदु आप देख पा रहे हैं कि एक तो संघ द्वारा राज्यों को निर्देश एवं नियंत्रण की शक्ति, मतलब केंद्र के द्वारा, संघ के द्वारा राज्यों को किस प्रकार क्या क्या निर्देश दिए जा सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में, और किस प्रकार राज्यों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। प्रशासनिक दृष्टि से काफ़ी कंट्रोल, यद्यपि उनको भले ही स्वायत्तता दी गई हो राज्यों को, लेकिन काफ़ी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें पूरा जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो केंद्र का बनाया गया है। तो पहला तो हम ये देखेंगे। फिर दूसरा, केंद्र राज्य संबंधों के बीच में, मतलब क्योंकि जब ज़्यादा शक्तियाँ दी गई तो विवाद भी कई बार हो जाते हैं, तो उनके बीच जो मतभेदों को कैसे कम किया जा सकता है, उनकी जो उनसे संबंधित जो विधियां हैं, कानून हैं, प्रावधान है, वो भी हम देखेंगे।
तो ये दूसरा हमने मतभेदों को कम करने वाली विधियां। और तीसरा, कतिपय प्रशासनिक विवाद के मुद्दे, मतलब दोनों के बीच मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रशासनिक विवाद के मुद्दे देखे गए रहे हैं और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, तो वो सारा हम ये तीन भागों में हम पूरे प्रशासनिक संबंधों को डिवाइड करके समझेंगे। एक एक आर्टिकल में मैं बताऊंगा किस किस आर्टिकल में क्या क्या व्यवस्था की गई है, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अब हम सबसे पहले जो पहला पॉइंट जो 3 भागों में हमने डिवाइड किया, तो उसमें पहला कि संघ द्वारा राज्यों को निर्देश एवं नियंत्रण की शक्ति, उसको हम देखते हैं। आइए, विद्यार्थियों, सामने जो आप स्लाइड देख पा रहे हैं, इनमें सब विद आर्टिकल एक एक प्रावधान दिए गए हैं। इनसे आप पूरा जो मैंने बात की थी कि किस प्रकार संघ प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है, उनको क्या क्या निर्देश दे सकता है, तो आइए एक एक देखते हैं। सबसे पहले आपको आर्टिकल तो पता है, 255 से 263 तक ये पूरी व्यवस्था की गई है। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो हम सारे देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 256 में जो आप देख पा रहे हैं, आर्टिकल 256 की प्रत्येक राज्य है उसको ये कहा गया है कि वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार करे कि जिससे कि संसद द्वारा जो निर्मित विधियां हैं उनका उल्लंघन ना हो। ठीक है, देखिए क्योंकि जो विधायी कार्य, कार्यकारी कार्य, ये केंद्र को भी करने हैं, राज्यों को भी करने हैं, लेकिन राज्यों को यद्यपि अपनी जो राज्य के जो मामले हैं उनमें कार्यपालिका, वहाँ की सरकार को पूरी स्वायत्तता दी गई है। ठीक है, लेकिन उसमें ये प्रावधान किया गया आर्टिकल 256 में कि जो राज्य है वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग एक लिमिटेशन में रहेगा। और कौन सी लिमिटेशन लगाई है कि संसद की जो कार्यपालिका जो संसद है, क्योंकि जो बहुत सारे जो कानून हैं वहाँ से जो केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है केंद्र के द्वारा, संघ के द्वारा, तो संसद द्वारा जो विधियाँ निर्मित की जाती है उनका उल्लंघन ना हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 256 में कहा गया। ठीक है, उसके अलावा दूसरी बात आप देख पा रहे हैं, क्या कहा गया है कि जो संघी की जो कार्यपालिका है, ठीक है, वो राज्यों को आवश्यक निर्देश देने के लिए सक्षम होगी। मतलब वो आवश्यक जो निर्देश हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो मामले हैं या कोई भी निर्देश वो दे सकती है जो राज्य की जो कार्यपालिका को, राज्य की सरकार को, केंद्र की कार्यपालिका अर्थात जो मंत्री परिषद है, सरकार है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, तो वो निर्देश कुल मिला के राज्यों को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 256 में प्रावधान। आर्टिकल 257 नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या प्रावधान है कि संघीय सरकार को कि संपूर्ण देश पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है, राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करेंगे जिससे कि कोई रुकावट उन निर्देशों में जो कि संघ ने दी है। इस लैंग्वेज को विद्यार्थियों समझने का प्रयास करें कि कुल मिला के ये सरल शब्दों में हम कहें तो यहाँ ये कहा गया है कि देखिए, संघ को संपूर्ण देश पर नियंत्रण रखने का जो वो तो खैर पावर उनके पास है, पूरे देश पर पूरा जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, लेकिन राज्यों को भी जो स्वायत्तता दी गई है, लेकिन राज्य अपनी जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेंगे उसमें ऐसा न हो कि संघ द्वारा मान लीजिए कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्देश दिया गया है या कोई नियंत्रण, पूरा कंट्रोल जो रखा गया है पूरे देश पर, तो संघ की सत्ता पर कोई आंच नहीं आए, कोई उसमें बाधा ना बले राज्य की कार्यपालिका, ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि जो सामरिक महत्व की जो सड़कें हैं, संचार के साधन है, अगर मान लीजिए उनका, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय पूरे जो संपत्ति होती है, ठीक है, सड़कें हैं या जो संचार है, रेलवे हैं, तो उनकी जो मरम्मत करने के लिए या उनसे संबंधित कोई भी राज्यों को केंद्र के द्वारा निर्देश दिए जा सकते हैं। ठीक है, जो राजमार्ग हैं, जो आपको पता है राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो तो राज्यों में होकर गुजरते हैं, ठीक है, या नौका जो मार्ग हैं या नहरें हैं, ठीक है, तो उनको वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, क्योंकि वो यद्यपि राज्य में रहेंगे, राज्य सरकार ये नहीं कह सकती कि ये तो हमारा मामला है, नहीं, कोई भी अगर मान लीजिए जो राजमार्ग है, चाहे वो जलीय मार्ग हो, चाहे वो राष्ट्रीय सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग,
ठीक है। तो उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित भी कर सकती है, केंद्र सरकार के पास ये पावर है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 257 के कुछ प्रावधान हमने देखे। आर्टिकल 258 के क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यों को कोई भी कार्य सौंप सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए अब वो राष्ट्रपति कैसे, संसद के माध्यम से जाहिर सी बात है कोई भी कार्य सौंपेगा, उसको हालांकि वो सहमति उसको लेगा राज्य की। अर्थात मतलब यहां पर ये कि संसद के माध्यम से भी राष्ट्रपति को कार्य सौंप सकता है राज्यों को, या राज्यों की सहमति पर भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 258 में प्रावधान है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, आर्टिकल 312, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है, कई बार पूछा भी जाता है परीक्षा में कि अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है ये जो आर्टिकल 312 के तहत केंद्र। आपको पता है कि हमने पहले बात भी की थी कि ये राज्यसभा के पास ये पावर है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन वो कर सकती है, केंद्र में भी जो संसद में भी राज्यसभा इसकी शुरुआत कर सकती है कि वो कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के लिए जो वो मंजूरी दे सकती है। फिर लोकसभा और फिर कुल मिला के केंद्र के द्वारा ये पावर, क्योंकि राज्यसभा संसद का ही एक सदन है और ये केंद्र के पास ये पावर आ जाता है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण भी किया जा सकता है केंद्र के द्वारा आर्टिकल 312 के तहत। और आपको पता है कि अखिल भारतीय सेवा जो जितने भी आईएएस जो ऑफिसर्स हैं जो उनके द्वारा, क्योंकि वो राज्यों में भी नियुक्त होते हैं, तो उनको कर सकते हैं और पूरा केंद्र उनके माध्यम से भी नियंत्रण रखता है, प्रशासनिक नियंत्रण। जैसे कलेक्टर आप देखते हैं या राज्यों के जो राज्य सचिव होते हैं, शासन सचिव, ये सब आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, तो वो केंद्र सरकार के ही जो अधिकारी होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो विद्यार्थियों पहला जो हमने देखा था प्रशासनिक जो संबंध हैं केंद्र और राज्यों के मध्य, उनको हमने 3 भागों में जो डिवाइड किया था। तो पहला तो आपने ये देखा काफ़ी किस प्रकार केंद्र जो है संघ जो नियंत्रण रख सकता है, निर्देश दे सकता है राज्यों को, राज्यों की कार्यपालिकाओं को। तो ये सारे प्रावधान आपको बहुत बारीकी में यूँ जाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल वे में आपको ये ध्यान रखना है, क्रमबद्ध तरीके से विद आर्टिकल याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट दूसरा जो हमने देखा था कि केंद्र और राज्यों के बीच मतभेदों को कम करने वाली विधियां, आइए देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं कि मतभेदों को कम करने वाली विधियां, मतलब संविधान में पहले से ही ये प्रावधान, हमारे संविधान निर्माता बड़े दूरदर्शी थे, तो उन्होंने देख लिया था भाई विवाद हो सकते हैं, केंद्र भी अपने जो मामलों में ज़्यादा वो दखल दे सकता है राज्यों के मामलों में, या फिर कहीं न कहीं क्योंकि सशक्त तो केंद्र को बनाया गया है, ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है, लेकिन विवाद हो सकते हैं। तो कुछ जो मतभेदों को कम करने वाली जो विधियाँ हैं वो प्रावधान ऑलरेडी उन्होंने संविधान में कर दिए थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देखिए कौन कौन से हैं, आप देख पा रहे हैं। पहला तो आर्टिकल 263 मतलब 263 में बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया था कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। ये राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया था। अब राष्ट्रपति के जाहिर सी बात है पावर का जो व्यवहारिक प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है, तो केंद्र के पास ये पावर है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है केंद्र और राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए। और ये जो व्यवस्था की गई है आर्टिकल 263 में, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। हालांकि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार ये गठन जो अलग अलग आयोगों ने इसकी सिफारिश करी और फिर उसके बाद ये 91-92 में ये किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार। तो कुल मिला के एक तो ये प्रावधान संविधान में किया गया है, ठीक है। दूसरा कि भारत की राज्य की ओर से, मतलब राज्य क्षेत्र में, मतलब पूरे भारत के राज्य के क्षेत्र का मतलब यहाँ पर संपूर्ण भारत की जो सीमाओं में पूरा हो गया, ठीक है। वहाँ पर संघ की ओर से कोई भी एक्टिविटी हो, क्रिया हो, या कोई भी अभिलेख जारी किया गया हो, कोई दस्तावेज, कोई ऑर्डर, कोई भी या फिर कोई भी न्यायालय के द्वारा, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय, कोई भी न्यायालय के द्वारा, क्योंकि जो केंद्र का तो उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय वो है, उनके द्वारा कोई निर्णय दिया गया हो, ठीक है। तो
ये सब पूरे राज्य क्षेत्र में इनको मान्यता प्राप्त होगी। मतलब कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो केंद्र के द्वारा जो भी जो आदेश जारी किए जाएंगे या कोई अभिलेख जारी किए जाएंगे, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑर्डर या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई नियम, तो उन सबको मान्यता दी जाएगी। अनुच्छेद 261 में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट तीसरा विद्यार्थी आप देख पा रहे हैं कि अनुच्छेद 262 में एक बड़ा महत्वपूर्ण कि अंतर्राष्ट्रीय नदी जल संबंधी जो विवाद है, ठीक है, उनको सुलझाने के उसका काम भी वो किसको दिया गया है? केंद्र को ही दिया गया है। भाई कोई भी जो विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के पानी को लेकर जो विवाद होता है, आपको पता है वर्तमान में बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, तो उनको लेकर जो निर्णय लेने की जो पावर है वो भी केंद्र को दी गई है। किस प्रकार कि अगर राज्यों के बीच अगर ऐसा कोई विवाद होता है तो फिर केंद्र उसके लिए ट्रिब्यूनल भी गठित कर सकता है, खैर तो, लेकिन केंद्र करेगा कुल मिला के, ठीक है। अनुच्छेद 262 में ये प्रावधान किया गया है। चौथा आप देख पा रहे हैं क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना, और ये किया भी गया था 1955 में। फिर क्षेत्रीय परिषद मतलब जो एक समन्वित विकास हो, पूरे क्षेत्र का, पूरे भारत का विकास हो, तो उसके लिए फिर क्षेत्रीय परिषद, हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जो गठन किया गया था उसकी सिफारिशों पर 1955 में फिर ये क्षेत्रीय परिषदें, 5 क्षेत्रीय परिषदें गठित भी की गई थी। तो ये भी प्रावधान संविधान में कुल मिला के ये जो लेकिन संविधान में तो नहीं था ये क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान, लेकिन हाँ ये क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था और उनकी स्थापना की गई थी। ये बाद में, जैसे कि मैंने कहा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, और पूरे क्षेत्रों में एक समान और न्यायोचित विकास हो हर क्षेत्र में, और समन्वय हो, और एक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदान प्रदान हो। तो इस प्रकार पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य, ये 5 क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई थी, ठीक है, 1955 में। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय जो व्यापार वाणिज्य, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी संविधान के प्रावधान है उनकी क्रियान्विति के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति भी की जा सकती है केंद्र के द्वारा, ठीक है। ये बल्कि कर सकती है। तो 360 में ये अनुच्छेद 307 तो 307 में ये प्रावधान किया गया है, क्योंकि जो राज्यों के बीच कोई भी व्यापार वाणिज्य को लेकर अगर मान लीजिए कोई भी नियम, प्रावधान, विवाद कुछ भी हो, तो उसको लेकर एक प्राधिकारी की नियुक्ति वो कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति, निर्वाचन एवं लेखा परीक्षण जैसे मामले हैं, ठीक है, उनका निर्धारण भी केंद्र ही करती है। अब क्योंकि आपको पता है कि राज्यपाल होता तो राज्य में नियुक्त राज्य का कार्यपालिका का प्रधान होता है, वो औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, मतलब केंद्र ही करता है। उसके अलावा जो मुख्य निर्वाचन आयोग, राज्यों में चुनाव होते हैं, वो भी जो निर्वाचन आयोग है वो करवाता है, वो भी एक केंद्रीय निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो ऑडिट जो की जाती है राज्यों में भी, केंद्र में भी, लेखा परीक्षण, महालेखा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है आपको पता है, तो वो उनकी नियुक्ति और उन पूरा जो वो भी केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों यहाँ पर यह है कि ये जो प्रावधान आपने देखे, कुछ कतिपय विवाद के जो मुद्दे हैं, जो कुछ मतभेदों को कम करने वाली कुछ विधियां हैं, दूसरा प्रावधान हम देख रहे थे, तो ये सारी विधियां आप यहाँ ये देखिए आपने। अब तीसरा जो प्रशासनिक संबंधों को लेकर तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि कतिपय प्रशासनिक विवाद के मुद्दे, कुछ यद्यपि संविधान ने ये सारा किया है, लेकिन क्या मुख्य जो विवाद के मुद्दे निकल कर आते हैं केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में, उन पर हम बात करेंगे। तीसरा पॉइंट आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, ये कुछ प्रशासनिक विवाद के मुद्दे जो देखे गए हैं केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के मध्य, वो आप देख पा रहे हैं। एक तो राज्यपाल का पद, बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा है, काफ़ी विवादास्पद जो प्रावधान मुद्दा ये रहता है राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर, राज्यपाल के पद को लेकर, ठीक है, नियुक्ति से लेकर
पूरे उसकी जो कार्यप्रणाली पूरे वो पद ही विवादों में रहता है, आपको पता है, केंद्र और राज्यों के बीच, क्योंकि एक तरह से केंद्र का एजेंट के रूप में भी ये कार्य करता है और राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्ति की जाती है। तो कई बार, और विशेषकर ये जो पद, राज्यपाल का पद विवादों में तब रहता है जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हों तब। तो काफ़ी विवाद है, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक तो ये आप बता सकते हैं जो विवाद के मुद्दे हैं उनमें। दूसरा, नौकरशाही। नौकरशाही जो प्रशासनिक अधिकारी है, विशेषकर जो अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं, तो उनको लेकर भी, क्योंकि वो यद्यपि केंद्र के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति राज्यों में भी होती है, तो एक तरह से केंद्र उनके माध्यम से राज्यों में हस्तक्षेप करता है, तो इसको लेकर भी राज्यों और केंद्र के बीच विवादास्पद स्थितियाँ कई बार रही हैं। उसके अलावा कानून व्यवस्था के मामले में कई बार, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कई बार केंद्र के द्वारा राज्यों को जो निर्देश दिए जाते हैं उसको लेकर भी राज्य आरोप लगाते हैं कि केंद्र उनके माध्यम से हस्तक्षेप करता है राज्यों के आंतरिक मामलों में। तो उसको लेकर भी कई बार केंद्र और राज्यों के बीच विवाद रहा है। हालांकि दोनों के बीच समायोजन के लिए कई प्रकार से जो प्रावधान किए, कई प्रावधान हमने देखे भी। उसके अलावा भी जो कानून व्यवस्था को लेकर या अन्य मामलों को लेकर तो अलग अलग सम्मेलन करवाए जाते हैं, जैसे राज्यपालों के सम्मेलन, मुख्यमंत्री, जो राष्ट्रीय विकास परिषद एक गठन संस्था है इसको लेकर, या फिर महासचिव जो मुख्य सचिव होते हैं राज्यों के, तो इनके सबके सम्मेलन भी समय समय पर एक तरह से पूरा कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, एक समन्वय स्थापित करने के लिए राज्यों के मध्य भी और केंद्र राज्यों के मध्य ये आयोजित किए जाते हैं। लेकिन कुछ ये मुद्दे राज्यपाल के विशेषकर और ये जो कानून व्यवस्था के मामले को लेकर, तो या अखिल भारतीय सेवकों के जो अधिकारी हैं, नौकरशाही हैं, उनको लेकर ये कई बार विवादास्पद स्थितियां रही हैं। तो ये केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में आप इनकी बात भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये 3 पॉइंटों के माध्यम से हमने जो व्यवस्थाएं देखी, किस प्रकार केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण किया गया है। अब पूरा इनका एनालिसिस हम करते हैं। आइए देखते हैं, कुछ विश्लेषण करते हैं, इनका मूल्यांकन करते हैं। तो विद्यार्थियों, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को हमने डिटेल से देखा, संविधान में पूरे प्रावधानों की बात करी। अगर मूल्यांकन का हम करें तो बड़ा महत्वपूर्ण बात निकल के आती है। देखिए, यद्यपि इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्र को सशक्त बनाया गया है, केंद्र को काफ़ी जो कंट्रोल के जो पावर हैं, राज्यों पर नियंत्रण रखने की शक्ति है, निर्देश की शक्ति, वो दी गई है। लेकिन कहीं न कहीं संविधान में भी एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अगर मूल्यांकन हम करते हैं तो एक प्रशासनिक एक रूपता का प्रयास किया गया है कि जो केंद्र और राज्यों, क्योंकि पूरे देश को चलाना है केंद्र और राज्यों को मिलकर, तो एक प्रशासनिक एक रूपता बनी रहे, उस पर काफ़ी प्रावधान, काफ़ी महत्वपूर्ण जो ध्यान उस पर दिया गया है। जैसे कुछ उदाहरण आप देख पा रहे हैं, एकीकृत न्यायपालिका है, या अखिल भारतीय सेवाएं हैं, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का निर्वाचन आयोग। आप देखिए कि यद्यपि ये केंद्र के अधिकारी हैं, मतलब केंद्रीय जो निकाय हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका एकीकृत बनाई गई है, बिल्कुल जो राज्यों के उच्च न्यायालय है उनके नीचे के जो अधीनस्थ न्यायालय, तो वो सब सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। लेकिन एक पूरी जो एक पद सोपानी व्यवस्था उसमें की गई है। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है वो पूरा जो राज्यों में भी कितना निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षा का वो केंद्र में भी ऑडिट करता है और राज्यों में भी वो ऑडिट करता है, लेखों की जांच करता है। ठीक है, तो मतलब एक प्रशासनिक या अखिल भारतीय सेवक के जो अधिकारी हैं, मैंने आपको बताया कि वो राज्यों में भी उनकी नियुक्ति होती है, तो राज्य कैडर भी उनको दिया जाता है। तो एक उसका यही है कि एक प्रशासनिक एक रूपता करने का प्रयास किया गया है, कि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल राज्य अलग केंद्र अलग, तो ये अलग अलग देश की तरह काम नहीं करे, बल्कि एक समन्वय बिठाते हुए एक राज्य अपने आप को अलग करने का प्रयास नहीं करे भारत संघ से। तो ये पूरी कोशिश ये की गई है, ये सारे प्रावधान इसलिए किए गए हैं। आप सपोज करो, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ऐसा क्यों किया गया है कि जो केंद्र के जो अधिकारी हैं, अखिल भारतीय सेवक के अधिकारी, उनको राज्यों में भी नियुक्त किया जाए। तो फिर अगर ना किया जाए, अगर मान लीजिए निर्वाचन आयोग है केंद्र का, वो राज्यों के चुनाव क्यों करवाएं? तो फिर ये भारतीय संघ की बड़ी खूबी है। एक इसका पूरा उद्देश्य ये है कि पूरा जो संघ है एक बना रहे, टूटे नहीं, कोई राज्य अपने आप को अलग करने का या अलग थलग करने का प्रयास नहीं करे, एक रूपता बनी रहे। तो पूरा प्रयास उसका ये किया गया है। दूसरा, आप देख पा रहे हैं कि एकीकृत इसको लेकर पहले आप नॉर्मन डी पामर का बड़ा महत्वपूर्ण जो कथन, बहुत अच्छा कथन आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि
प्रशासकीय संघ मतलब भारतीय संघ व्यवस्था को नॉर्मंडी पामर ने प्रशासकीय संघ के नाम से दिया है कि मतलब एक तरह से प्रशासनिक दृष्टि से जो एक रूपता संघीय जो काफ़ी जो प्रावधान किए गए हैं, यद्यपि केंद्र का नियंत्रण किया गया है, लेकिन प्रशासकीय संघ ही कह दिया इतने प्रावधानों को देखकर नॉर्मंडी पामर ने। ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं, इसमें एक तो एक रूपता की बात की गई है, लेकिन दूसरा केंद्र द्वारा राज्यों की शक्ति पर नियंत्रण भी रखा गया है। ठीक है। क्योंकि यद्यपि एक जो समन्वय किया गया है, एक रूपता की बात की गई है, लेकिन कहीं न कहीं केंद्र के अधिक सशक्त बनाया गया है, केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है और पूरा कोशिश ये की गई है कि कंट्रोल रहे राज्यों पर केंद्र का। ठीक है। तीसरा जो आप देख पा रहे हैं, राज्यों के पास शासन का बड़ा भाग, मतलब अब इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यों को इतना सशक्त बना दिया गया कि वो हर मामले में ही हस्तक्षेप करे या फिर राज्यों को कोई स्वायत्तता दी नहीं है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राज्यों को काफ़ी पावर दिए गए हैं, काफ़ी क्षेत्र हैं जिनमें स्वायत्त तरीके से वो काम कर सकते हैं। आप देखिए शासन जब विषयों का विभाजन जो उनमें भी बहुत सारे मामले हैं कि राज्य स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छे तरीके से वो शासन कर सकते हैं। तो ये पूरी कोशिश की गई है और ये पॉल एच एपलवी का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। इससे भी आपको ये बात प्रूव होती है कि भारतीय शासन व्यवस्था में जो प्रशासकीय व्यवस्था उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो पावर है राज्यों को दिए गए हैं। ये बात पॉल एच एपलवी कह रहे हैं। ठीक है। केंद्र को भी योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर राज्यों पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण सशक्त तरीके से बात करें कि भले ही केंद्र को सशक्त बनाया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, वो तो राज्यों के माध्यम से ही करेगा ना केंद्र भी। तो एक किस प्रकार ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि राज्यों को बिल्कुल कमज़ोर बना दिया गया, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस बनाने का प्रयास पूरा किया गया है संविधान के द्वारा। तो विद्यार्थियों, ये हमने पूरा एनालिसिस किया संक्षेप में, और इससे आप बता सकते हैं कि यद्यपि नियंत्रण रखा गया है, केंद्र को सशक्त बनाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं एक राज्यों को भी स्वायत्तता दी गई है और कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन के मामले में, उन आदेशों के, उन ऑर्डर के, उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के मामले में केंद्रों को भी राज्यों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये कुछ बात है विद्यार्थियों। अगर किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है आपसे परीक्षा में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को लेकर, और पूछा जाता है, कई बार निबंधात्मक प्रश्न आया हुआ है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका ये होगा। तो विद्यार्थियों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो में हम केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की बात करेंगे। तो अंत में बस आपसे यही अपील कि आप इन सभी वीडियो को देखते रहें। क्रमबद्ध तरीके से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको भी इस वीडियो में मिल जाएगा। आप भी इनका लाभ उठाएं, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इन वीडियोस को साझा भी करें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।